प्रहार प्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे। आज दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा का महामंथन होने जा रहा है। आज होगी उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। इसकी शुरुआत हो जाएगी शाम 5 बजे। बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल होंगे। साथ ही सीएम धामी, मदन कौशिक, दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड में भाजपा में टिकटों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, जो आज भी जारी रहेगा। आज दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि शाम 5 बजे भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर यह बैठक होनी है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष शामिल होंगे। इनके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होंगे। खबरें ऐसी भी हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। आज बैठक में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश प्रभारी देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पहले कल देहरादून में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। मीटिंग में प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला लिया गया। अब ये लिस्ट दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं के सामने रखी जाएगी। वहीं ये टिकटों पर आखिरी मुहर लगाएंगे। माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में भाजपा अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगी। पार्टी बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है, जिसमें एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी होती है। और उसमें हमने मंडल, जिला, सब जगह से जो नामों के एक पैनल आए हैं, सर्वसम्मति से सभी नामों पर एक राय होकर यहाँ पर चर्चा हो गई है। और चर्चा होने के बाद अब केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे सब। चुनाव समिति की बैठक में पूरी चर्चा हुई 70 विधानसभाओं पर। उसमें सर्वसम्मति से लास्ट में सब पे चर्चा होने के बाद जो केंद्र को पैनल भेजा जाएगा, और पैनल बनाने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और संगठन मंत्री को दिया गया है। वो सब पैनल बना के हम लोग कल केंद्रीय नेतृत्व से डिस्कशन करेंगे। और ज्यादा जानकारी देंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी। अविनाश, एक लंबा ये प्रोसीजर है जहां उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, कौन किस सीट से लड़ेगा, एक गहन मंथन इस पर चलता है। और आज जहां उत्तराखंड में तो इससे पहले बैठकें हुई, आज दिल्ली में होने जा रही है। तो क्या खास रहेगा आज की इस बैठक में जो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं? इसके अलावा देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में कोर ग्रुप ने बैठकर वहां पे तमाम सारे प्रत्याशियों के नाम को चुना है, उसके बाद वही लिस्ट के साथ आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पे केंद्रीय नेता जो है उनके साथ बैठक की जाएगी। केंद्रीय नेताओं में अगर बात करें तो प्रभारी दुष्यंत गौतम रहेंगे, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहेंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में बाकायदा जो 70 सीटों पर उम्मीदवार चुने गए हैं उनके नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। तमाम जीत और हार के समीकरणों को देखा जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी चूंकि चुनाव से पहले हर राज्य में अपना इंटरनल सर्वे कराती है, तो उत्तराखंड का जो इंटरनल सर्वे है उसमें कौन विधायक तो पास हो रहा है, कौन विधायक फेल हो रहा है, इस चीज को लेकर के मंथन होगा। जिन विधायकों की परफॉर्मेंस बेहद खराब रहेगी उनके टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट घोषित हुई उसमें 83 सिटिंग विधायकों में से 20 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए गए। तो लिहाजा उत्तराखंड में भी जिस तरीके से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ 2017 में आई थी और 57 विधायक उसके जीते थे, अभी फिलहाल उसके 56 विधायक है। तो 56 विधायकों में किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही है और कौन सा ऐसा विधायक है जिसकी परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है, तो उनके टिकट को लेकर पुनर्विचार हो सकता है। इसीलिए जो भी नेता जो चुने गए हैं कल उत्तराखंड की बैठक में, यानी कि जो उम्मीदवारों के नाम चुने गए हैं कल लिस्ट में, उनके नामों पर आज दिल्ली में मंथन होगा और इसके बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब की मौजूदगी में जब सीईसी और संसदीय बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें अंतिम मुहर लगाई जाएगी। ठीक, अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार फिर से जीत हासिल करना चाहती है बीजेपी। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के कई फेरबदल के बाद अब प्रत्याशियों की बारी है और इसमें भी गहनता के साथ ही विचार विमर्श कर आगे बढ़ा जाएगा। एक बार फिर से चर्चा है कि वन मंत्री हरक सिंह रावत पार्टी से नाराज है। दरअसल हरक सिंह रावत कोर ग्रुप की मीटिंग में नहीं पहुंचे। कोर ग्रुप का सदस्य होने के बावजूद भी हरक सिंह रावत मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि हरक सिंह नाराज हैं।
दरअसल हरक सिंह अब लैंसडाउन से अपनी पुत्र वधू अनुकृति गोसाई के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं, मगर लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत इसके विरोध में है। साथ ही भाजपा संगठन भी हरक से नाराज है। कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत अगले कुछ रोज में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से बड़ी खबर, जल्द जारी होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची। सीईसी बैठक के बाद आज देहरादून पहुंचेंगे कांग्रेस के नेता हरीश रावत, गणेश कोदियाल, प्रीतम सिंह देहरादून पहुंचेंगे। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, तो सभी पार्टियां बैठकों में व्यस्त हैं। बीजेपी के बाद अब जानकारी कांग्रेस से जुड़ी हुई। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी। उत्तराखंड कांग्रेस भी जल्द ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें होने के बाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को लिस्ट का इंतजार है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस आलाकमान प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में सीईसी बैठक के बाद आज कांग्रेस के नेता हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, साथ ही प्रीतम सिंह देहरादून पहुंचेंगे। आज ये सभी देहरादून पहुंचकर कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। चुनाव के मद्देनजर बनाएंगे आगे की रणनीति। तो जहां बीजेपी तो तैयारियां कर ही रही है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस जल्द ही अपनी सूची जारी करेगी प्रत्याशियों की, और उसके लिए आज एक बैठक भी होगी। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के दो बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से उन्होंने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरिता आर्या भाजपा में जा सकती हैं। दरअसल सरिता आर्या नैनीताल सीट पर 2017 में कांग्रेस की प्रत्याशी थीं, लेकिन संजीव आर्या के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें अपना टिकट कटने की आशंका है। इसीलिए सरिता आर्या कांग्रेस से खफा हैं। उधर सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। किशोर उपाध्याय की कांग्रेस ने पार्टी में मिली सभी जिम्मेदारियों से छुट्टी कर दी है, जिसके बाद चर्चा है कि किशोर उपाध्याय भाजपा जा सकते हैं। अच्छी सिपाही की तरह अभी तक लगी हूँ। देखिए मुझे अगर यहाँ से इग्नोर किया जाएगा तो फिर हम मजबूर हैं अपने लिए। हर कोई स्वतंत्र है, मेरी सारी बहनें स्वतंत्र हैं। मैं तो अपनी बहनों को भी कोई दबाव नहीं डालूंगी। हर कोई बहन स्वतंत्र है। अगर यहाँ से महिलाओं को इग्नोर किया जाएगा तो मेरी बहनें स्वतंत्र हैं। बीजेपी में जा सकती हैं आप? जी, बीजेपी अगर टिकट देती है तो आप बीजेपी में जाएंगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। और रवि केंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से ज्यादा जानकारी इन दोनों ही खबरों पर देंगे। रवि, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कांग्रेस की जो मौजूदा स्थिति है अपने प्रत्याशियों को लेकर, ये मंथन कहां तक पहुंचा है, क्या बैठक होने वाली है, और उसके बाद जानेंगे जो कांग्रेस के दो बड़े नेता भाजपा में जा सकते हैं। शुरुआत बैठक से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं वो दिल्ली में भी हो चुकी हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और अब उत्तराखंड में भी होनी है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है जो अभी तक जानकारी मिली है कि 40 ऐसी सीटें हैं जिन पर पूरी तरीके से सहमति बन गई है, लेकिन 30 ऐसी सीटें हैं कांग्रेस की जहां पर अभी सहमति नहीं बनी है, और एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। ऐसे में आपसी मंथन यहाँ के जो प्रदेश स्तरीय जो बड़े नेता हैं वो आपस में मंथन करेंगे और ऐसे लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे जो एक सीट पर कई दावेदार है, क्योंकि कांग्रेस इस बार जो है सत्ता में वापसी करनी है और किसी भी तरीके से पार्टी डैमेज नहीं चाहती। और ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपस में अगर इस तरीके की बात आती है टिकटों को लेकर भिड़ते हुए अगर दिखाई देते हैं तो पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में प्रदेश स्तरीय नेता इन तमाम चीज़ों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जो लगातार बैठकें हैं वो आज देहरादून में होनी है, और ऐसी सीटें जहां पर बहुत ज़्यादा दावेदार हैं उस पर किस तरीके से एक दावेदार का चयन किया जा सके उसको लेकर जो है मंथन किया जाएगा, और ऐसे लोग जो कि दावेदारी कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके की बातचीत की जा सके, उनको जो है कैसे एकजुटता के साथ इस बार चुनाव मैदान में एक प्रत्याशी को उतारा जा सके, इसको लेकर बातचीत होनी है। तो कुल मिलाकर 40 सीटें अभी तक फाइनल मानी जा रही हैं, लेकिन जो 30 सीटें हैं उस पर कांग्रेस का मंथन अभी चल रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो इस वक्त ये देखी जा रही है कि जहां किशोर उपाध्याय को लेकर एक बड़ा कदम पार्टी ने उठाया और बीजेपी के साथ मिली भगत के बाद उनको सभी पदों से जो है उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके साथ ही सरिता आर्य जो कि नैनीताल से विधायक रह चुकी हैं, और इस बार जब यशपाल आर्य और संजीव आर्य की वापसी पार्टी में हुई तो ये तय है कि संजीव आर्य को इस बार नैनीताल से जो है कांग्रेस टिकट देगी।
ऐसे में सरिता आर्य को अब ये डर सता रहा है कि उनको जब टिकट नहीं मिलेगा तो इन जो 5 सालों में अपनी तैयारियां कर रही थी वो कहां जाएंगी। उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया है कि अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो भाजपा में शामिल होंगी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जब भाजपा में वो शामिल होती हैं, किशोर उपाध्याय अगर भाजपा में जाते हैं, जो अटकलें हैं, तो भाजपा उनको किस तरीके से स्वीकार करती है, क्योंकि दोनों ही लोग इस वक्त ऐसे हैं जो कि कांग्रेस में अब एक जो है किशोर उपाध्याय की अगर हम बात करें तो उनकी तमाम पदों से छुट्टी की गई है। सरिता आर्य की अगर हम बात करें तो वहां पर उनको टिकट लगभग ये संभावना है कि उनको टिकट नहीं मिलने जा रहा है। तो ऐसे में वो भाजपा में शामिल होते हैं तो उनका वहां पर कितना बड़ा कद रहेगा, उनको वहां से कहां से भाजपा इस वक्त टिकट देगी। एक तरह की प्रणाली रही है चुनावों से पहले बड़े नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, जहां सिर्फ 2 ही ध्रुव हैं। ऐसे में ये बहुत संभावित नजर आता है। लेकिन अगर ये दोनों नेता जाते हैं तो क्या कुछ और नेता इन्हें तोड़कर, विधायकों को तोड़कर अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या कुछ और डैमेज भी कांग्रेस पार्टी को कर सकते हैं? जी देखिए, सरिता आर्य की बात करें तो इस वक्त अगर वो भाजपा में अगर जाती हैं और कुछ लोग उनके साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगर उनके कोई वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, अगर वो जाती हैं। इसके साथ ही किशोर उपाध्याय कई बड़े पदों पर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो है उनकी पार्टी ने उनके तमाम पदों से छुट्टी कर दी है। लेकिन जो डैमेज है वो पार्टी को होता है। लेकिन यहाँ पर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा के पास इस वक्त बड़ी समस्या ये है कि जो 56 विधायक हैं, जो सीटिंग है, उनमें से टिकट किसका काटा जाए, क्योंकि टिकट उसका काटा जाएगा जिसने अब इन 5 सालों में काम नहीं किया है। ऐसे में जब टिकट काटा जाएगा तो बगावत के सुर वहां भी तेज होंगे। तो ऐसे में इतना भी आसान नहीं होगा कि भाजपा को में जाते हैं तो उनको वहां पर उनको बड़ा कद मिल सके, टिकट मिल सके। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स जो है तमाम चीजों पर है और ये उत्तराखंड का इतिहास भी रहा है। जब भी यहाँ पर इलेक्शन आए हैं तो दल बदल की राजनीति रही है। इनके हक में जाती है, ये भी रवि देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नल अजय कोठियाल इन दिनों गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। लोक गायक रजनीकांत सीमवाल ने कोठियाल को अपना समर्थन भी दिया है। कोठियाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब तक 51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अगले कुछ रोज में बाकी 19 विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। किसी पार्टी को आज ये क्षमता नहीं है किसी पार्टी के पास कि हम कैसे डिक्लेयर करें कि हमारे कौन कैंडिडेट हैं। पता चला आज डिक्लेयर करा, 4 दिन के बाद ना वो दूसरी पार्टी में जाके मिलेंगे। तो इन पार्टियों को तो मेरे ख्याल से जनता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाली अपना इंटरेस्ट देख रही है। एक बार ट्राई करके देखें। आम आदमी पार्टी को 9 साल पुरानी बनी हुई पार्टी है, वो सारे काम करके दिखाए हैं जिसे बोलते हैं उत्तराखंड के सुलगते हुए सवाल, और वहाँ करके दिखाए हैं जहाँ पे कि बहुत तगड़ा बीजेपी और कांग्रेस का तो आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल के आधार पर ही उत्तराखंड में भी अपनी पहुंच बना रही है। आम आदमी पार्टी ने 8 और विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इसमें 8 नेताओं के नाम शामिल हैं। कर्णप्रयाग से दयाल सिंह बिष्ट को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं रुद्रप्रयाग से KN डोभाल, नरेंद्र नगर से पुष्पा रावत, प्रतापनगर से सागर भंडारी, हरिद्वार से संजय सैनी, रुड़की से नरेश प्रिंस, लक्सर से डॉक्टर यूसुफ और पिथौरागढ़ से ललित भट्ट हैं जिन्हें प्रभारी बनाया गया है। मसूरी में कई नेताओं में भाजपा की सदस्यता इन नेताओं ने ली है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शाहिद मंसूर के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सबका स्वागत किया। मैंने खुद मसूरी के अंदर ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ईसाई है। जो भी व्यक्ति हमारे पास आया होगा, चाहे आर्थिक सहायता के लिए आया होगा, चाहे सड़क के लिए आया होगा, चाहे पानी के लिए आया होगा, चाहे बिजली के लिए आया होगा, चाहे चर्च में कोई निर्माण की बात हुई होगी, हमने निस्वार्थ भाव से काम किए हैं। ये कारण है कि आज सभी वर्गों का, सभी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। उधर हरिद्वार के खानपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से भाजपा अपना कैंडिडेट बदल सकती है। सूत्रों का कहना है कि खानपुर विधानसभा सीट पर इस बार भाजपा कुंवर प्रणव की जगह उनकी पत्नी को टिकट दे सकती है। तो खानपुर में कैंडिडेट बदल सकती है भाजपा, जहां अब उनकी पत्नी, चैंपियन की पत्नी को ये टिकट मिल सकता है। उनकी जगह इस बार उनकी पत्नी को कैंडिडेट बीजेपी बना सकती है। रानी देवयानी को इस बार टिकट दिया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे के दौरान एक महिला उनके पांव में गिरकर अपनी पीड़ा बयां कर रही थी। बताया जा रहा है कि महिला उपनल कर्मी थी। इस मामले पर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता सुमित ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उपनल कर्मियों की अनदेखी की है। सोचने वाली बात है कि उपनल कर्मी जो 90 दिन से ऊपर धरने पर बैठे,
और उनको एक कोरा आश्वासन दिया जिससे उन्होंने धरने को समाप्त करा। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि बतौर एक व्यक्ति गए वहाँ, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि कैबिनेट में आपकी मांगों को रखा जाएगा और वो पूरी होंगी। और जिस प्रकार से छल आ गया उन्हें, वो उनकी निगाहें जड़ी नहीं कैबिनेट बैठकों पे, लेकिन उपनल वालों को धोखा मिला। ऐसी पुलिस कर्मी जो हैं उनके पे ग्रेड वो जो 4600 वाला मसला था उसमें भी उनको आश्वासन दिया, उनको धोखा मिला। हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम को धमकी भरा एक पत्र मिला है। ये पत्र तालिबान के नाम से भेजा गया है। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है और मामले की जांच में जुट गई है। 2008 में भी स्वामी को ऐसा ही एक पत्र मिला था। अरे भाई, किसी को प्रेम होगा तभी पत्र भेजा है उसने। तालिबान के लिए हम बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने हमारी खैरियत के लिए पत्र भेजा है। और जैसा उसमें लिखा है कि हिंदू धर्माचार्य सब हमारे उस पर हैं और हम जो हैं हिंदुओं की जो जायदाद है, औलाद है और जो उनकी स्त्रियां हैं वो हमारे लिए भोग्या हैं, ऐसा उन लोगों की मान्यता है। और इस संदर्भ में चूँकि मैं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए बोलता ही रहा हूँ शुरू से, बचपन से, तो इसलिए उन लोगों के लिए परेशानी होती है। पहले आक्रमण भी हुए हैं, फायर भी हुआ है। दिल्ली में मेरी कार पर ट्रक भी चढ़ा दिया था। आश्रम में एक पत्र के प्राप्त होने की सूचना मिली है, जिसमें कि कुछ धमकी भरा एक संदेश दिया गया है। इस पत्र की जांच कराई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। बाकी किस प्रकार जांच में आगे कार्रवाई सामने आएगी उसे बताएं। और इस बीच कोरोना संक्रमण से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देते हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 314 लोगों की कोरोना से जान भी गई है। एक दिन में 1,38,331 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 15,50,377 हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक मामले 7,743 हैं। तो देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 314 लोगों की जान भी गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऋषिकेश में 41 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रैपिड एंटीजन जांच में 41 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुजरात से ऋषिकेश घूमने के लिए 70 यात्री आए थे। सभी को जहां अब GMBN में आइसोलेट किया गया है। मुनि की रेती तपोवन चेक पोस्ट पर यह जांच हुई, जिसमें ये सभी यात्री संक्रमित पाए गए हैं। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जहां यति नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। धर्म संसद में विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने का ये आरोप है, जिसमें अब दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है।